नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कई बार कुछ बातें जानबूझ करके होती नहीं हैं। करने वाले को भी कुछ पता नहीं होता है। उससे कुछ बात हो जाती है और कुछ बातें पूरी तरह से होशो हवास में जानबूझ कर की जाती हैं। उसको प्रोपगेट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो बस एक आतंकवादी घटना है और कुछ ब्रेन वॉश्ड लोगों ने कर दिया है और ये इस्लामिक टेररिज्म है और ये वो जा करके उसने फिदाइन हमला कर दिया है। मैंने कल भी आपको बताया था, फिदाइन हमला में तो कुछ लोगों की जान जाती है। 400 500 मैक्सिमम अगर कर दें, जो अगर आप मुंबई ब्लास्ट देखें आप, तो उसमें 250 300 लोगों की जान गई थी। अभी जब आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि 15-16 लोगों की जानें चली गई। कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई उसमें 26 लोगों की जान गई। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो आतंकवादी गतिविधि है इसको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने लाया हूं, आप कहेंगे कि आतंकवादी घटना को तो बाद में, सबसे पहले इसे रोकना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? इन लोगों को रोकना इसलिए जरूरी है, दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि इन लोगों को खुद भी मालूम नहीं हो कि वो कहां फंस गए हैं, या वो जो चकाचौंध वो सामने में जो दिख रहा है उसी को इन लोगों ने सच मान लिया है, या इनको सब कुछ की जानकारी है और जानबूझ करके उसके एजेंट बन गए हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेबल पर बहुत सीक्रेट फाइल अब पहुंच गए हैं। सरकार को हालांकि इस बात का इल्म बहुत पहले से था, बहुत पहले से था, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट देते जा रही थी, सरकार करती जा रही थी। लेकिन अब सरकार को इस बात का भान हो गया है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता है। जिस तरह से आप ऑन दी ग्राउंड बॉम्ब ब्लास्ट को देख रहे हैं, उससे बड़ा ब्लास्ट चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। हर क्षण हर पल एक बम फोड़ा जा रहा है, वीसीएस कैंपेन के रूप में। समाज में जहर बोया जा रहा है जो राइसिन जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने आपको कल इशारा किया था ना कि ये जो 4 फ्रंट हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा फ्रंट है, जिसे मैं समझता हूं कि ये सबसे खतरनाक फ्रंट है, क्योंकि इससे पीढ़ियां तबाह होती हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में तो एक व्यक्ति की जान चली गई, हो गया। लेकिन यहां जो काम चल रहा है, इससे वो व्यक्ति विशेष पर ही खाली असर नहीं है, आने वाली पीढ़ियों पर असर छोड़ने की तैयारी है। आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए तैयार करना है। और ये तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है मित्रों, बहुत लंबे समय से। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ साथी, जिसे मैं साथी समझता था, हम लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले भी बतौर पत्रकार मुलाकात होती रही हमारी। एक इक्का दुक्का, हमेशा तो नहीं, इक्का दुक्का मुलाकात होती रही, क्योंकि हमारे वो पूर्व ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन में मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई, जिस दिन मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी संभालने वाला था। उसी दिन वो भी वहां पहुंची थी, लेकिन फॉर्चुनेटली उनको वो जिम्मेदारी नहीं मिली। और उसके बाद उन्होंने रास्ता अलग, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। आज मैं
बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर के आपके बीच आ रहा हूं। एक शख्स हैं अजीम खान शेरवानी। अब इसके बारे में सरकार के ऊपर जो टेबल पर जो फाइल है, वही सरकार पता करेगी। मैं सिर्फ आपको कुछ डिटेल दे रहा हूं और तभी मैं कह रहा हूं कि कुछ शख्सियत के बारे में अब सरकार को चाक चौबंद हो जाना चाहिए। अजीम खान शेरवानी साहब जो हैं, ये कहा जा रहा है, मैं फिर पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सेक्रेटिव मिशन पे वो काम कर रही हैं और बहुत ही सिक्रेटिव तरीके से अपने परिवार के बारे में पब्लिक फोरम पे उनके तरफ से कोई जानकारी नहीं है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक न्यूज़ आउटलेट ने उनके पति के बारे में बोला है। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं आपके पास। उनके पति के बारे में बोला है और ये पति कौन है? तो माननीय अजीम खान साहब हैं। और अजीम खान साहब कौन है साहब? एक इंसान है जो अवध यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हैं और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होते हुए, लखनऊ यूनिवर्सिटी होते हुए लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन से होते हुए एसआईटी, स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग, एसआईटी से इनको फिर डॉक्टरेट मिल जाता है। पीएचडी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी करते हैं और उसके बाद ये फोर्ड के फेलो हो जाते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के फेलो हो जाते हैं। काम इनका क्या है? इनका काम है जो अवार्ड ये सब जो अभी तक जो इन्होंने किया, इनका काम है ह्यूमन राइट्स, लॉ और ग्लोबल सिटीजनरी बनाना। पूरी दुनिया में ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए काम करना, ग्लोबल सिटीजनरी बनाना, ग्लोबल सोच बिल्ड करना, ह्यूमन राइट्स, कानून और पब्लिक हेल्थ के बारे में ये सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं। क्या क्या किया? प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये डायरेक्टर हैं एसआईटी इंटरनेशनल ऑनर्स प्रोग्राम इन ह्यूमन राइट्स। इन्होंने जो फोर्ड फाउंडेशन से इंटरनेशनल फेलोशिप फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस मिला इनको, लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू द कम्युनिटी, ये 2003 में भी इनको मिल गया है, 2003 में। और इन 2007 ही वाज अवार्डेड ए स्कॉलर ऑफ पीस फेलोशिप बाय द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। और उसके बाद 1999 से लेकर सिंस 1999 डॉक्टर खान हैज वर्कड विथ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, भारत के कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने काम किया, एंड इन यूएस, टीचिंग लॉ, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है साहब। द प्राइमरी फोकस ऑफ हिज वर्क हैज बीन टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजनरी थ्रू इंटरनेशनल एजुकेशन। बहुत बढ़िया साहब। He pursued his doctorate degree in health। अब लीजिए साहब, मैंने कुछ दिन पहले इशारा किया कि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इस पर बिल गेट्स महोदय काम कर रहे हैं। और अब जो फाइल पहुंच रही है हमारे प्रधानमंत्री के टेबल पर ना, तो प्रधानमंत्री जी को लग रहा होगा कि अरे ये सब खेल चल रहा है, लेकिन फाइल सीक्रेट पहुंची है। Dr. Khan has worked with universities in India और इतना public health and sustainability. The primary focus of his work has been to create global citizenry through international education. He pursued his doctorate degree in health, gender and human rights from Aligarh Muslim University, where he focused his thesis on sex selective abortion and effectiveness of parental diagnostic techniques legislation in India. कुछ दिन पहले भारत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन बना था। तार इतने गहरे हैं मित्रों, तार इतने गहरे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
भारत को कई चैप्टर में डिवाइड करना है। ये डिवाइड करना है कि हेल्थ की सिचुएशन जो है भारत में बहुत कमजोर है, बहुत खराब है, उसके ऊपर फोकस इस बहाने इंटर करना है। और उसके बाद धीरे धीरे कम्युनिटीज को टारगेट करना है और उस कम्युनिटीज में जा करके ये फैलाना है कि तुम बहुत पिछड़े हो, तुमको पिछड़ा रखा गया है और तुमको किसी खास वर्ग ने पिछड़ा रखा है, ये फैलाना है। और धीरे धीरे ये आकर के इस्लामिक फिलॉसफी पर भी ये काम करने लगते हैं। एक जो हेल्थ सेक्टर में तो ये काम करते ही हैं। और सबसे बड़ा यूएसपी माननीय अजीम खान जी का ये है कि ये अमेरिकी सरकार के एनालिस्ट हैं। मित्रों, माननीय अजीम खान जी के ऊपर अब भारत सरकार के पास फाइल मौजूद है। तहकीकात की जा रही है कि सीआईए के साथ माननीय अजीम खान जी का क्या रिश्ता है। अमेरिकी सरकार की ये एनालिस्ट हैं और इनका जो नेटवर्किंग है वो वाया लंदन टू यूएस है। फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के तमाम फाउंडेशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन से इंडिया से भी ये जुड़े हुए हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2006 में ही बना और उससे भी ये जुड़ करके मिल करके काम कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर माननीय अजीम खान जी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसका यकायक मैं इनके बारे में कहना क्यों शुरू कर दिया। जो मैंने आपको बताया है कि ऑन द ग्राउंड बॉम्ब से भी अधिक हर पल बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लोगों को जहर घोला जा रहा है, जहर पिलाया जा रहा है। आज मैं दो ही एग्जाम्पल लेकर के आया हूं और मैंने ये तय किया है कि इस पर मैं सीरीज करूंगा। जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेंगे आप सबको बताऊंगा कि ये जो फाइल पहुंची है अभी सिर्फ पीएमओ में नहीं, अजित डोवल के टेबल पर भी इन सब की फाइल पहुंच गई है। मित्रों, अजित डोवल के भी टेबल पर इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? अभी तक हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं कि वाकई में ये शख्स अजीम खान शेरवानी वही शेरवानी है जो एक हमारी ही पूर्व परिचित एक पत्रकार की पति हैं। क्या ये वही डॉक्टर अजीम खान शेरवानी हैं या उसी पत्रकार के वो पति हैं जिसके पति के बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ भी, किसी के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? इतनी बड़ी पत्रकार वो है नहीं, लेकिन यकायक वो बड़ी हो गई है। मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता, बहुत भारी मन से अफसोस के साथ आज करना पड़ रहा है। जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जब भारत में हर जगह हर कोने में जहर बोया जा रहा है, तो मुझे मजबूरन उनका नाम लेना पड़ रहा है और बहुत दुख के साथ लेना पड़ रहा है, इसलिए कि मैं भी उन्हें जानता हूं, वो भी मुझे जानती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर चुके हैं, लेकिन आज मुझे उनके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। इनकी पत्रकारिता लगातार वैसी रही है, करती रही है वो। फिर भी हम लोग कहते थे चलिए ये विचार की स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है, आपको अपना विचार रखने का हक है, आप रखिए। लेकिन अगर आपकी नीयत गड़बड़ है, कहीं और से जानबूझ करके किसी एजेंडे के तहत आप अपने विचारों को प्रोपगेट कर रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप इंडिपेंडेंट विचार रख सकती हैं, किसी भी कितना भी फेनेटिक विचार आप रख सकती हैं, लेकिन दो मुहापन नहीं चल सकता। आप एक तरफ तो हिजाब का समर्थन करेंगी कि ये उनकी आस्था का विषय है और दूसरी तरफ खुद किस प्रकार से रहेंगी, ये नहीं चल सकता। ठीक है, आप पत्रकार हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप विषय को उठाने के लिए आपका काम है, आप ये भी कह चलिए, इस पर भी मान लिया।
लेकिन और बाकी चीज तो माना नहीं जा सकता, जिस तरह से आपने पिछले दिनों में पत्रकारिता की है और खास तौर से 2016-17 के बाद। अब आपकी क्या मजबूरी रही, मुझे नहीं मालूम। मैं फिर एक टेक यहां दे रहा हूं कि कुछ बातों की पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूं कि आपने किससे शादी की है, लेकिन आपके बारे में ऑन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो डॉक्टर अजीम खान आपके पति के रूप में अवेलेबल हैं। अब मुझे नहीं मालूम क्या आपने डॉक्टर अजीम खान से शादी की है या नहीं की है। मेरी और आपकी जो आखिरी मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल पहले एक एक कार्यक्रम में। तो उस वक़्त मुझे ये कौन-सी पड़ी है कि मैं आपके पति के बारे में पूछूँ। आपने भी मुझे हाय किया, मैंने भी आपको हाय किया, इसके अलावा कुछ नहीं। बस 2-4 मिनट की बातचीत हुई। खैर, अब ये मोहतरमा, इनका नाम आरफ़ा खानम शेरवानी है, मुझे लेना पड़ रहा है। अब आरफ़ा खानम शेरवानी द वायर के लिए काम कर रही हैं, सीनियर एडिटर हैं वो। यहां तक बात चल रही है, कोई बात नहीं है, आप लिख रही हैं, बोल रही हैं, एक विशियस कैंपेन कर रही हैं, भारत के खिलाफ कर रही हैं आप। एक संगठन विशेष को आप विलेन बनाने पर लगी हुई हैं, लगातार उनके खिलाफ आग उगल रही हैं। मोदी के खिलाफ आग उगल रही हैं, संघ के खिलाफ आग उगल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगल रही हैं। आपको उगलने का हक है, आप उगलिए, लेकिन अनर्गल बात, असत्य बात आप उगल रही हैं और बीसीएस कैंपेन चला रही हैं और इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि आप एक खास जनमानस को फैनेटिक बना रही हैं। आप एक खास जनमानस के फेनेटिसिज्म को खाद पानी दे रही हैं और इसीलिए मैंने आपको कहा मित्रों कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है उससे ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट इंटेलेक्चुअली किया जा रहा है। माननीय आरफा खानम जी को 2024 में यकायक जॉन एस नाइट फेलोशिप मिल गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। अभी तक भारत में 2 4 5 लोगों को मिला है और उसमें से अधिकतर जो जिनको मिला है वो मुस्लिम रही है। और माननीय आरफा खानम भी ने भी, जब मुझे नहीं मालूम था, जब ये हम लोगों के साथ काम कर रही थी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, उसके बाद ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चली गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये मुस्लिम और दलित इनका जो पीएचडी का विषय था, अब उस पर उन्होंने पीएचडी किया नहीं किया भगवान जाने, वो मुस्लिम और दलित था। और इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि लेफ्ट लिबरल जो है वो मुस्लिम दलित और लेफ्ट, इसका जो अलायंस है वो भारत को तोड़ने का सपना देख रहा है और वही फीड किया जा रहा है सात समंदर पार, हार्वर्ड में और प्रिंसटन में और स्टैनफोर्ड में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वैसे बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, मैं स्टैनफोर्ड की आलोचना के लिए यहां नहीं बैठा हूं या प्रिंसटन की या हार्वर्ड के लिए नहीं, लेकिन हार्वर्ड में और प्रिंसटन में और स्टैनफोर्ड में बैठ करके भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उसके लिए जो फेलोशिप दिया जा रहा है, वो कोई मेरिट पे नहीं हो रहा है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इनको अगर फेलोशिप मिलता है तो कोई मेरिट पे नहीं मिल गया। डॉक्टर अजीम खान से इनका क्या रिश्ता है ये आरफा खाना मी जाने, मैं नहीं जानता हूं। कभी मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मुझे बड़े अफसोस के साथ आज उनके ऊपर शो करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है उसके बाद ये मैंने तय किया है, ये जो इंटेलेक्चुअल धूर्तता चल रही है, इस धूर्तता को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है और अब मैंने ये जिम्मेदारी ले ली है कि इन्हें एक्सपोज करूंगा। तो ये माननीय आरफा खानम को जॉन एस नाइट फेलोशिप मिलता है 9 महीने के लिए। कितना मिला मालूम है आपको? पैसे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 1,15,00,000 रुपए मासिक। मतलब आप समझिए 10-12 करोड़ रुपए 9 महीने के लिए इनको मिले स्टाइपेंड, और सब कुछ फ्री, आना जाना रहना खाना पीना, और उसके बाद इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये वो सब फ्री है। और ये जर्नलिज्म का एक्सेलेंस इनको देखिए, इनका अभी तक का पूरा जर्नलिज्म का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, इनका बीसीएस कैंपेन समझ में आ जाएगा।
और इसलिए इन्हें 15 करोड़ रुपए तक मिल गए स्टैनफोर्ड में, 10 से 15 करोड़ रुपए 9 महीने के लिए। अब पता नहीं ये लौट के आई भी हैं या वही हैं। 24 से 25 में इनका खत्म हो जाना था 9 महीने, तो अब वहीं पर हैं या लौट के आई हैं। अब ये आरफा खानम का मैं वो तस्वीर दिखाता हूं, मेरी इच्छा नहीं हो रही है दिखाने की, लेकिन वो वीडियो में भी मैं दिखा रहा हूं, जिसमें ये कुछ वहां पर अवार्ड रिसीव कर रही हैं। वहां पे स्टैन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां देखिए आरफा जी को, आरफा जी वहां पहुंचती है। मैं जो बात आज कहना चाह रहा हूं मित्रों, जिसकी फाइल अब भारत सरकार किसी भी सूरत में ऐसी पत्रकारिता, ऐसे विशियस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता पत्रकारिता के नाम पर, इंडिपेंडेंस के नाम पर। अब इनके साथ राना अयूब भी हैं, मोहम्मद जुबैर भी हैं, इन सबका कैंपेन चल रहा है। ये विशियस कैंपेन लगातार चल रहा है। और ये जो डॉक्टर अजीम खान साहब हैं, कहा जा रहा है कि इनके साथ जो संबंध है इनका, उसकी वजह से शायद इनको स्टैनफोर्ड में मौका मिला हो, क्योंकि अजीम खान के ऊपर पहले से ही सीआईए के साथ मिलकर के काम करने का आरोप है। यह भी हो सकता है कि मोहम्मद अजीम खान को, ये जो डॉक्टर अजीम खान है, इनको मालूम ही नहीं हो कि वो सीआईए के एजेंट हो। खुद आरफा खानम शेरवानी को भी लग रहा होगी कि मेरी पत्रकारिता की वजह से मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जॉन एस नाइट फेलोशिप के लिए चुन लिया है, ऐसा इनको लग सकता है। आपके सामने आकर के ये बोल भी सकती हैं कि नहीं नहीं, हमने जो काम किया है, 5 साल का जो अनुभव है मेरा, उसके आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, और तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने किसी का तो सिलेक्शन होता, आपका सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ? बड़ा अच्छा काम कर रही थी आप एक संगठन विशेष के खिलाफ लगातार कैंपेन चला रही हैं। आप जब इंटरव्यू करने जाती हैं तो आप एक, जो अभी आजकल गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनके साथ का इंटरव्यू देखिए इनका, आपको पता चल जाएगा। तो ये माननीय आरफा खानम का पूरा रिकॉर्ड निकाल के, और एक बार ध्यान रख लीजिए, द वायर भी अब निशाने पर है, द वायर भी अब निशाने पर। और तभी मैं कह रहा हूं कि ये खाली बॉम्ब ब्लास्ट का खेल नहीं है, हर पल ब्लास्ट किया जा रहा है। और उसमें एक दो और मैगजीन आ रहे हैं निशाने पर, उनका भी जो लगातार ये कृतित्व चल रहा है ना, एक दिल्ली प्रेस वाले, उनके बारे में भी सतर्क रहिए। भारत सरकार के पास ये सारे डिटेल पहुंच रहे हैं, सारे डिटेल। जातियों का विद्रोह करवाना, सांप्रदायिक जहर घोलना, समाज में अपने आर्टिकल से, अपने प्रोग्राम से, वीडियो कंटेंट से, ऑडियो कंटेंट से, टेक्स्ट कंटेंट से समाज में जहर घोलते रहना, इस एजेंडे पे विदेशी हाथों से ये लोग खेल रहे हैं, और इनको घुमा फिरा करके इधर से उधर से फंडिंग हो रही है। ये आधार है इनका। तो कहां ये सीआईए के एजेंट हैं और कहां आईएसआई के, आपको पता नहीं चलेगा। खुद इन्हें भी नहीं पता चलेगा कि हम सीआईए के एजेंट हैं। लेकिन रिश्ता बहुत गहरा होता जा रहा है मित्रों, और आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक फेसबुक पोस्ट दिखा रहा हूं, एक फेसबुक पोस्ट के कुछ वीडियो में दिखाना चाहता हूं। नहीं, ये नहीं, फेसबुक पोस्ट, मोहम्मद, एक पोस्ट है। नहीं, अब उसको मैं कल दिखाऊंगा। आज मैं एक एक ट्वीट दिखाता हूं दिलीप सिंह मंडल का, आजकल सरकार के साथ है। किसी जमाने में दिलीप सिंह मंडल एक एक मैगजीन, देश की प्रतिष्ठित मैगजीन में सर्विस करते थे, पत्रकार थे। हम लोग उनको जानते हैं, वो भी मुझे जानते हैं। अब दिलीप सिंह मंडल उस वक्त इसी तरीके से आग उगलते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनको सत्य से वास्ता हुआ, उनको लगा कि ये सारी बातें जो की जा रही हैं वो एक विशेष एजेंडे के साथ की जा रही हैं। तो उन्होंने अपने मानस को बदला और आजकल वो सरकार के एडवाइजर हैं। तो दिलीप सिंह मंडल ने बहुत बड़ा एक्सपोजे किया मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक अभी भी प्रचारित किया जाता है
कि भारत में जातियों का विद्रोह करो, जातियों को लड़ाओ, हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, सनातनियों को आपस में लड़ाओ। यह कैसे हो सकता है? ऐसा भीसियस कैंपेन मित्रों इन्होंने शुरू किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। त्रावणकोर के राजा के बारे में, जिस त्रावणकोर के राजा का वो कंट्रीब्यूशन है जो अतुलनीय कंट्रीब्यूशन, उसको उन्होंने इस घेरे में ला करके एक फर्जी रिपोर्ट बना करके, एक पत्रकार था उसने ये फर्जी रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को प्रचारित किया गया। ये लोग बैठते हैं एक साथ, टूल किट तैयार होता है और उनको कहा जाता है कुछ ऐसा निकालो जिससे कि एकदम से विद्वेष फैल जाए, जहर फैल जाए समाज में, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। एक स्टोरी निकालिए, आप कल्पना कीजिए कि जो हमारी जो हमारे समाज में जो आर्थिक रूप से विपन्न है, आप उसे दलित कह लीजिए, दलित महिलाओं के स्तन के ऊपर टैक्स था। आप कल्पना कर सकते हैं, इस तरह का विशियस कैंपेन चलाया गया और एक फर्जी नाम दिया गया, एक राजा का नाम ले आओ। साउथ में पूरा चलन है और ये बहुत आज से नहीं, किसी भी अकाउंट में इसका जिक्र नहीं है, किसी भी अकाउंट, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल और ये कट्टर इस्लामिस्ट, जब मैं इस्लामिस्ट कहता हूं तो उनके लिए वो मुस्लिम भाई बहन अपने को खुद से ना जोड़े उस तरह से, ये कट्टर इस्लामिस्ट और ये जातिवादी, ये सब इकट्ठा हुए हैं और उनका एक विशेष प्लान है पूरी दुनिया में, और जिसका अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है न्यूयॉर्क का मेयर मोहम्मद ममदानी, मीरा नायर का बेटा। तो अब इन्होंने क्या फैलाया कि देखिए हमारे साथ कितना अन्याय होता था, दलित महिलाओं के ब्रेस्ट टैक्स लिए जाते थे और राजा वसूलता था। अब ये इस पर आपका खून खौलेगा ही खौलेगा। अब इसी को दिलीप सिंह मंडल ने कहा कि कैसे वहां पर मानक बनाए जाते हैं, झूठे मानक गढ़े जाते हैं। तो दिलीप सिंह मंडल ने बाकायदा पोस्ट किया, ट्वीट किया कि मैं जानता हूं इस बात को क्योंकि मैं उस ग्रुप में रहा हूं। तो बेबी फातिमा के बारे में कहा कि वो पहली महिला शिक्षक थी, उन्होंने पढ़ाया लिखाया पूरी दुनिया को, बीबी फातिमा, और उनके 4 पति थे और ये 4 पति का नाम मैंने कर दिया और वही चलने लगा और वहां से आ गया, फिर शुरू हो गया। ये दिलीप सिंह मंडल खुद ट्वीट करके कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, वो कह रहे हैं कि मैंने खुद किया है और मुझे मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो किस प्रकार से उस ग्रुप में ये कट्टर इस्लामिस्ट, जातिवादी और लेफ्ट इकोसिस्टम, ये तीनों किस प्रकार से घालमेल करके दुष्प्रचार किए जा रहा है समाज में। ये बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है मित्रों, ये बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। ये अमोनियम नाइट्रेट और रायसिन जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आरपा खानम जैसी पत्रकार अमोनियम नाइट्रेट से अधिक खतरनाक है, इसे आप मार्क कर लीजिए। ये जो जहर बो रही है स्टैनफोर्ड के इशारे पर, सीआईए के इशारे पर 10 से 15 करोड़ का फेलोशिप लेकर के, वो कभी ये बोलेगी क्या? वो सनातन की अच्छाई के बारे में चर्चा करेगी क्या? वो वेद के बारे में बोलेगी क्या? वो वेदांत के बारे में बोलेगी क्या? वो महाभारत के बारे में बोलेगी क्या? वो गीता के बारे में बोलेगी क्या? वो सनातन का पक्ष रखेगी क्या? उसको इसीलिए मिला हुआ है ये 10 से 15 करोड़ रुपए कि तुम जाकर के जहर बो, जितना अभी तक बोआ था उसके आधार पर ये लो 10 से 15 करोड़ रुपए और अब तुम जहर बो। भाई कुछ ना कुछ तो बहाना लगाएंगे ना। तो ये चलिए जी, हम आपको पैसा जो दे रहे हैं वो हमने पैसा दे दिया, जॉन एस नाइट फेलोशिप मिल गया आपको और इसे प्रचारित किया जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस जॉन एस नाइट फेलोशिप मिला हुआ है इन्हें। यही खेल है मैग्सेसे अवार्ड के साथ, यही खेल चलता है वहां पे। जितने तोड़क और डिसरप्टिव लोग हैं, डिसरप्टिव
गुड सेंस में नहीं, डिसरप्टिव मैं भी था। मैंने कोविड के दौरान लड़ाई लड़ी, और इन्हीं आज वही सारे माफिया आ रहे हैं। आज मोदी जी को सब पता चल रहा है। आज जब मोदी जी के टेबल पर ये सारे फाइल्स पहुंच रहे हैं कि अटैक आपको सिर्फ बॉम्ब और वो जो स्क्वाड आपको दिख रहा है सामने में, वो नहीं है, डॉक्टर का ब्रेन वॉश्ड है। कौन कर रहा है ये ब्रेन वॉश? कौन दे रहा है ये कवर फायर? ये कवरिंग कौन दे रहा है? ये कवरिंग दे रहा है ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे एकेडमिशियन, जो इंटेलेक्चुअल फोरम में एक फर्जी डिस्कोर्स को प्रमोट कर रहा है कि ब्रिस्ट टैक्स लगाया जाता था। ये फर्जी डिस्कोर्स लगा दो तो दलितों के कान में शीशा दिया जाता था, ये डिस्कोर्स लगाओ। ये सब प्रसारित प्रचारित किया जा रहा है ताकि ये वर्ग एकजुट ना हो जाए, इसे तोड़ के रखना है। और इस प्रमोशन के लिए इन्हें पैसे मिल रहे हैं, और मोटा पैसा मिल रहा है मित्रों, मोटा पैसा। कल तक जो एक अधनी मामूली चेहरा हुआ करती थी, वो आज इतना महान हो गई है। इसलिए नहीं कि बहुत महान काम उन्होंने कर दिया, इसलिए कि विश्व वमन करने का काम किया। मैं जिस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा ना कि लीड करने जा रहा था, उस दिन ये भी गई थी, लेकिन अब ये बाहर आ गई साहब। अब तो ये जॉन एस नाइट फेलोशिप होल्डर हो गई है साहब। और डॉक्टर अजीम खान से क्या रिश्ता है मुझे नहीं मालूम। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, एक न्यूज आउटलेट के इस पे मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से ये बात आई है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब ये तो आरफा खानम शेरवानी ही कंफर्म करेंगी। लेकिन आरफा खानम शेरवानी, राना अयूब और जुबैर खान, और उसके बाद पूरी बैटरी, फिर मैं कल आपको एक्सपोज करूंगा, एक फेसबुक हैंडल दिखाऊंगा। उस हैंडल पर लगातार, इवन आज जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि 2 हिंदू पकड़े गए हैं, 2 हिंदू पकड़े। अरे कहीं पकड़ा गया होगा किसी एक्सप्लोसिव के साथ, उसको इससे जोड़ करके डाइवर्ट करने पर एक बैटरी लग गई। सोशल मीडिया पर एक बैटरी तैयार हो गई कि देखिए ये हिंदू पकड़ा गया है एक्सप्लोसिव के साथ, तैयार हो गया मामला। मित्रों, अब प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर ऐसी पर्सनैलिटियों पर पड़ गई है, और सारा सीक्रेट फाइल पीएमओ पहुंच गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब इन लोगों से पूछताछ प्रारंभ होंगे। सवाल है, आप पत्रकारिता कीजिए, आप सरकार की आलोचना कीजिए, हिंदू मुसलमान भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए जो करना है। लेकिन अगर वो किसी एजेंडा के तहत चल रहा है, किसी के इशारे पर चल रहा है, और उसमें आप पकड़े गए, तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर तो आपकी बात बनने नहीं देंगे। आप सरकार की जितनी मर्जी हो आलोचना कीजिए, तथ्यों पर आप भी आलोचना की है, हम भी आलोचना करते हैं और आगे भी करेंगे, तथ्यों पर करेंगे, लेकिन देश हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने तब भी आलोचना की थी तो देश हित सर्वोपरि था। देश के सामने, देश के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे पूरी मशीनरी को हाईजैक किया जा रहा है। आज वो सारा मशीनरी एक्सपोज हो चुका है और मोदी जी जान चुके हैं इस बात को। अब मोदी के टेबल पर इस तरह के फाइल्स पहुंचने लगे हैं मित्रों। बहुत जल्द एक्शन शुरू होगा, और मैं फिर कह रहा हूं, बॉम्ब ब्लास्ट से अधिक खतरनाक जो फाइल्स अब भारत सरकार को मिल रहे हैं, जो जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं, उस पर सरकार को इमीडिएट एक्शन करना पड़ेगा। इमीडिएट। ऐसे आउटलेट जो जातीय जहर बो रहे हैं, सांप्रदायिक जहर बो रहे हैं, उस खाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉम्ब ब्लास्ट से भी ज्यादा जरूरी है इनके ऊपर हमला करना, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं, पीढ़ियों को मार रही है। ये इनकी जो विचारधारा है, ये व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, पीढ़ियां खत्म कर रही हैं। इसलिए इनके खिलाफ अब मोदी का एक्शन शुरू होगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।